दर्शन। नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। आज बात करेंगे आयकर छापों की जांच की जो आंच है वो कहां तक पहुंची है। लगभग 20 महीने पहले कांग्रेस के कुछ और अफसरों पर छापे पड़े थे कांग्रेस शासनकाल में, जिसकी जांच की आंच अब निकल कर आई है और अफसरों को झुलसाने वाली है। जांच की सांस से न केवल हाथ यानी कांग्रेस झुलसी है, बल्कि हाथ का साथ देने वाले कुछ अफसर भी लपेटे में आ गए हैं। अगर जांच सही दिशा में चली तो कमलनाथ के कई और नज़दीकी भी इसकी चपेट में आएंगे। इस जांच ने कांग्रेस को सन्नीपात की हालत में पहुंचा दिया है और उसके तमाम बड़े नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जांच के बारे में ज़्यादा कहने से इनकार किया है, लेकिन पार्टी हमलावर हो गई है। जांच की आंच और कितने लोगों तो झुलसाएगी। और इस जांच ने नेता अफसरों के नेक्सस और सरकारी धन की जो कथित लूट के खेल को फिर से उजागर कर दिया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले पड़े आयकर छापों के मामले में सीबीडीटी की रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो शक के घेरे में आए सभी तत्कालीन मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। सीबीडीटी की रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के कई करीबियों समेत कांग्रेस के कई तत्कालीन मंत्रियों, मध्य प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि पहले एक पूर्व वरिष्ठ आईएएस अफसर, 3 सीनियर आईपीएस और एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी पर केस दर्ज होगा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसके घेरे में बाकी लोग भी आएंगे। सूत्रों के मुताबिक सीनियर आईपीएस अफसर सुशोभन बनर्जी, संजय माने, बी मधु कुमार और राज्य सेवा के अरुण मिश्रा के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होगी। कमलनाथ सरकार के दौरान उनके सलाहकार रहे राजेंद्र मिगलानी, रिश्तेदार रतुल पुरी की कंपनी मोजेर बेयर के लोगों, ओएसडी रहे प्रवीण कक्कड़, इंदौर के हवाला कारोबारी ललित कुमार छजलानी, कॉन्ट्रैक्टर अश्विनी शर्मा, प्रतीक जोशी और हिमांशु शर्मा के यहाँ छापा पड़ा था। इस दौरान बड़ी मात्रा में लेन देन के दस्तावेज मिले। 93 करोड़ के ट्रांजैक्शन और 4 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। छापे में कांग्रेस मुख्यालय को भी 20 करोड़ रुपए भेजने के दस्तावेज मिले थे, जिसमें कई तत्कालीन मंत्रियों, विधायकों और लोकसभा उम्मीदवारों के साथ लेन देन का भी उल्लेख था। इस बात के भी दस्तावेज मिले हैं कि अफसरों के जरिए परिवहन, महिला एवं बाल विकास, खनिज, पीडब्ल्यूडी, नगरीय विकास जैसे विभागों में लेन देन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कुछ पुलिस अधिकारियों ने तो अपनी गाड़ी में पैसों का मूवमेंट तक किया है। इसको लेकर बीजेपी ने उपचुनाव से पहले कांग्रेस पर हमला भी बोला था और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन चुनाव आयोग के अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश की सियासत फिर गर्मा गई है। हालांकि इस मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है, अभी चुनाव आयोग से अधिकृत रूप से कोई जानकारी या पत्र नहीं मिला है। जैसे ही कोई जानकारी या सूचना आती है तो तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कमलनाथ का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की है। अभी चुनाव आयोग से अधिकृत रूप से कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन, जानकारी पत्र मैंने अभी पता करवाया, अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। जैसे ही डिटेल जानकारी या पत्र या सूचना आती है, उसके और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो दोषी हैं वो कोई भी हो, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। हमारी पार्टी कह रही है तो हमारी पार्टी पहले भी कहती थी कि क्या क्या हुआ है। जो हुआ है हम लोगों ने भाषणों में भी कहा है कि लूट हुई है। मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया गया, पैसे ले दे के पोस्टिंग हुई है, ये हम पहले कहते रहे। अब वो सारे तथ्य आ जाएं, उसके आधार पर कार्रवाई करें। इसी मैनेजमेंट के तहत कमलनाथ जी 2019 के चुनाव में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, पैसे का दुरुपयोग किया और उनके इशारे पर, उनके सिपह सालारों के इशारे पर जो काम अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, तो इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनके जो सिपह सालार, चाहे वो मिगलानी हो चाहे कक्कड़ हो,
चाहे रतलपुरी उनके भांजे हों, इनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। कमलनाथ जी, आपको मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और जो लोग इसके अंदर संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उनका चुनाव शून्य घोषित होना चाहिए। देखिए मित्र, मैं प्रारंभ से कहता था कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कमलनाथ सरकार है। इस अप्राइजल रिपोर्ट आने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सदी का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ। जैसे जैसे रिपोर्ट आती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई होती जाएगी। कोई भी कितना भी बड़ा हो, कोई भी नहीं बचेगा। जैसा जैसा वो भेजेंगे, हम कानून से बंधे हुए हैं और मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। बीजेपी एक तरफ कांग्रेस पर हमलावर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस कार्रवाई को दबाव की कार्रवाई बता रही है। साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। झूठा मामला है, पुराना मामला है, खत्म हो गया मामला है। केंद्र सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है, कांग्रेस की छवि खराब करने का काम कर रहा है। आप देखिए कि यदि ये अधिकारी दोषी थे तो 2019 का मामला है, अभी तक एजेंसियां चुप क्यों थी, अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और कोई प्रमाण आए के सामने उनके खिलाफ? सब झूठा मामला है। जब जब चुनाव आते हैं इस तरह का मामला लाया जाता है। अब नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो झूठा मामला लाया गया है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, कुछ हासिल होने वाला नहीं है इससे। यदि आपने कोई अपराध किया है तो क्या अपराध का 1 साल बाद कार्रवाई होगी आपके ऊपर, अपराध के ऊपर? उस समय सारी एजेंसियों ने जांच करी तो चुप क्यों थी एजेंसियां? 1 साल बाद कहां से ये चुनाव आयोग आ गया? और चुनाव आयोग को क्या अधिकार है? अधिकार है क्या चुनाव आयोग को? कोई अधिकार नहीं। तो साफ है कि भाजपा के हाथ ऐसा हथियार लगा है जो न केवल हाथ को शत विक्षत करेगा बल्कि नगरीय चुनाव से लेकर आने वाले तमाम चुनाव में भाजपा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। गुड गवर्नेंस की बात करने वाले कमलनाथ क्या इस ताकत से प्रतिकार करेंगे या संन्यास की ओर जाएंगे, इस पर अब सबकी निगाहें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जांच की इस आंच में राहत इंदौरी का एक शेर बड़ा मौजू है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो उम्मीद की जाएगी या इंतज़ार करिए कि और कितने मकान इसकी जद में आएंगे। और जांच की इस आंच पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे। प्रभु जी, सबसे पहले है कि हमने सुना कि जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे दोस्त, जब एक्शन की बात होती है तो चुनाव आयोग पे कटघरे में खड़ा कर दे देते हैं। सवाल उठा रहे हैं कि 1 साल पहले जब जांच हो गई थी कुछ नहीं निकला है, झूठा मामला है और नगरीय निकाय में इसका उपयोग करना है। तो नगरीय निकाय में अगर इसका उपयोग करना होता तो ये जांच रिपोर्ट 2 महीने पहले भी आ सकती थी। तो बीजेपी ने जो 19 सीटें जीती तो हो सकता है कि वो 28 के 28 भी जीत सकते थे अगर इसकी मंशा राजनीतिक होती या बीजेपी के हाथ में सब कुछ होता। लेकिन जिस प्रकार से अफसरों का एक नेक्सस निकल कर सामने आया, अभी तक ये माना जरूर जाता था कि कोई अफसर किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री के कहने पर बड़ा खास होता है, उसके कहने पर पूरा निजाम चलाता है। लेकिन इस प्रकार की वसूली करके एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर तक पहुंचाना, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करना, तो ये जो एक नए तरह का गठजोड़ बन गया है, इसको किस नज़रिए से देखा जाए और क्या उम्मीद की जाएगी कि इस जांच के बाद इस नेक्सस को तोड़ने में सफलता मिलेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि हर प्रकार के माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये जो माफिया का एक नया रूप मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आया है, इस पर क्या एक्शन होता नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल मनोज जी, अपने आप में एक अनूठा मामला है। मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई प्रकरण अभी तक कहीं आया नहीं कि जहां पर सत्ताधारी दल के राजनेता और अफसरशाही का इतना अच्छा गठजोड़ हो, जो एक संगठित तरीके से काम करे, दोनों के बीच में इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो कि सरकारी गाड़ियों में काली कमाई की ढुलाई की जाए राजनीतिक उपयोग के लिए। तो ये अपने आप में एक अनूठा मामला है और स्वाभाविक तौर पर ये चौंकाने वाला मामला भी है देश के लिए। शायद इसीलिए सीबीडीटी इस पर कार्रवाई कर रही है, इसीलिए ईडी की रेड जो पड़ी थी जब 281 करोड़ रुपए का मामला उजागर हुआ था मध्य प्रदेश में, और वो उसकी शुरुआत भी देखिए आप, जबलपुर में एक हवाला कारोबारी के यहाँ से वो शुरू हुआ था मामला और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि वो मुख्यमंत्री के ओवैसी और उनके सलाहकार के यहाँ तक छापे पड़ गए थे। दिल्ली, भोपाल, इंदौर, तमाम जगह पर छापे पड़े। तो एक बड़ा मामला उजागर हुआ था ये पूरा का पूरा। कुछ नकदी भी, बड़ी अच्छी खासी नकदी भी इसको लेकर बरामद की गई थी। तो ये जो प्रकरण है ये बताता है कि राजनीतिक दल किस तरीके से अधिकारियों का उपयोग करते हैं और अधिकारी किस तरीके से अपने निजी फायदे के लिए राजनेताओं का टूल बन जाते हैं।
बिल्कुल। इस घटना के बाद यदि ये मामला उजागर हो गया है तो इसके बाद मुझे लगता है कि अधिकारी ऐसी गड़बड़ियां करने से बचेंगे जो खुलेआम गड़बड़ियां हैं। भ्रष्टाचार अनादिकाल से चला आ रहा है, भ्रष्टाचार पर किसी भी शासन में कभी कोई रोक पूरी तरह नहीं लगाई जा सकती, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि तंत्र है, काम करता है, तो तंत्र में गड़बड़ियां तो होंगी ही होंगी कहीं ना कहीं, तो इसलिए भ्रष्टाचार तो रहेगा ही, उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इस तरीके का खुलेआम खेल ये शायद पहली बार हुआ है। और जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, जिस तो तरीके ये से वो स्थिति नहीं लग रही आपको, मैं मतलब रोक रहा हूँ आपको, कि जो राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया बेचते हैं 15 पैसे 85 पैसे, तो ये पूरा खेल वही दिख रहा है आपको? बिल्कुल, राजीव गांधी ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी, ये कहना चाहिए कि उन्होंने बताया था कि वो जब कांग्रेस की सरकार में थे तो उन्होंने ये बताया था कि सरकार का कामकाज कैसे होता है। अब चूंकि इतना अब अनुसंधान का तरीका इतना आगे बढ़ गया है, प्रमाण चूंकि साइबर का बड़ा मदद मिलने लगी है, सारी चीज़ें सामने हैं, तो अपराध को प्रमाणित करना बहुत आसान हो गया है, तो शायद वो चीज़ें खुलकर अभी सामने आ रही हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात और जो कहूँगा कि जो नरेंद्र सलूजा जो तर्क दे रहे हैं कांग्रेस के, ये मामला पुराना है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, तो जो गिल्टी है उसको तो सज़ा आज नहीं कल मिलनी ही चाहिए और मिलती ही है, ये कानून का एक प्रावधान है। बिल्कुल। और हमने ये देखा इस मामले को लेकर जब से छापे पड़े थे, ये मामला कभी खत्म नहीं हुआ, हर दूसरे तीसरे महीने इसका जिन फाइलों से निकलता रहा। कभी चुनाव के दौरान भी बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, कभी अप्रेजल रिपोर्ट आती रही, कभी कुछ नए नाम खुलते रहे, कई नए दस्तावेज उसमें सामने आते रहे, और बाकायदा नेशनल मीडिया यदि हम कहें, मध्य प्रदेश तो चूँकि रीजनल मीडिया की मामला आता है, दिल्ली में चूँकि CBDT का ऑफिस है, वहाँ से कार्रवाई हो रही है, तो वहाँ से ये खबरें बहुत आती रहीं लगातार। बिल्कुल। और जिस तरीके से यदि कांग्रेस कह रही है, तो हमारे सामने एक उदाहरण नरोत्तम मिश्रा का जो चुनाव के दौरान का पिछले साल दिनों का एक मामला था, जिसमें चुनाव जीतने के बाद, मतलब वो दोबारा चुनाव जीते, उसके बाद पुराने मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई थी, हालांकि बाद में उन मामले में नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में फैसला आया। लेकिन ये कहना कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, यदि आपने गलती की है तो गलती की सज़ा आज मिलेगी या कल मिलेगी, वो प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया, अनुसंधान उसमें चलता रहता है। और अभी अनुसंधान इसमें फाइल क्लोज नहीं की, CBDT ने, ED ने या किसी ने भी फाइल क्लोज नहीं की। लेकिन ये एक अपने आप में अनूठा मामला है मनोज जी, इसलिए भी कि इसमें तो CBI भी इन्वॉल्व होती है दिखाई दे रही है, इसमें ED भी आ रही है, इसमें मनी ट्रेल का मामला है तो CBDT अपनी जांच कर ही रही है। और ख़ास बात यह इसमें कि राज्य सरकार को भी अधिकार दिया गया है, चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है, तो जितनी भी नियामक संस्थाएं हैं देश की या जांच एजेंसियां, वो सारी की सारी इस एक मामले में इन्वॉल्व हो रही हैं। और ये जब मामले की परतें जब खुलेंगी तो मुझे लगता है कि ये और बड़ा मामला निकल कर सामने आ सकता है। और इस ऐसे मामलों के कारण दूसरे राज्यों में यदि इस तरह की कोई घटनाएं होंगी तो उस पर विराम लगेगा, निश्चित तौर पर विराम लगना चाहिए, उस पर विराम लगेगा। और भविष्य में कोई भी अधिकारी इस तरीके की हरकत करने से, ऐसी गड़बड़ियों में शामिल होने से, कोई भी जरा से अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके की हरकतें नहीं करेगा। बिल्कुल। ब्रजेश जी, इसमें एक बड़ा दिलचस्प चीज़ ये भी, जो प्रभु जी ने कहा कि हरकतें नहीं करेगा, लेकिन इसमें हमने देखा कि महिला बाल विकास के माध्यम से पैसूली हुई। ऐसा विभाग जिसमें मध्य प्रदेश में हम कहते हैं कि बहुत पैसा उसका बजट है, और वो इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी कुपोषण के मामले में, खासतौर से श्योपुर के शहरी आदिवासी हों या एक समय जो खंडवा का खालवा ब्लॉक था जहाँ पे कुपोषण से बहुत मौतें होती थी, तो ऐसे मासूमों के बच्चों का पैसा पोषण का वो अगर आप दिल्ली तक पहुँचा रहे हैं। हमने देखा कि रेत की पूरी नीति बदल दी गई थी, रेत खनन की, और कई सारे ऐसे, जो अगर महिला बाल विकास की बात करें तो उस समय जो मंत्री थी इमरती देवी, वो बीजेपी में आज मंत्री हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह उस समय थे जब परिवहन का नाम आ रहा है कि वहाँ से वसूली की गई, वो आज बीजेपी में हैं। अगर हम बात करें प्रदीप जायसवाल की बात करें तो वो बीजेपी के साथ दे रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि या तो इनकी भूमिका की जांच हो, या इन तीनों को, ये वो चेहरे हैं जो आकर सामने बता सकते हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, जो शिवराज जी कह रहे हैं, या बाकी लोग कह रहे हैं कि वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा था, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते रहे और ये तमाम मंत्री कहते रहे, तो इनको आगे आके बताना चाहिए कि किस प्रकार से अफसरों के माध्यम से वसूली होती थी, कैसे दबाव बनाया जाता था, और पैसा किस तरीके से इकट्ठा करके और कैसे दिल्ली तक पहुँचाया जाता था। निश्चित तौर पर मनोज जी इनको आगे आकर बताना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब भाजपा में नहीं आए थे तब से चीख के चिल्ला के कह रहे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, विभागों में हमारे काम नहीं हो रहे, उन्हीं के विभाग में उनको सुन नहीं रहे हैं। तो अधिकारियों का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ये इस बात से आज पुष्टि हो जाती है। यदि हम ये देखते हैं, यदि इनका इन्वॉल्वमेंट है तो
जग जाहिर है कि ये भी फंसेंगे। यदि भाजपा को ये पता होता, जैसे कि सलूजा जी आरोप लगा रहे हैं किस तरह से, तो वो तो भाजपा के मंत्री हैं ना। बिल्कुल। यदि इन्वॉल्वमेंट होता उनका तो भाजपा अभी क्यों निकालती इनको? उनके ही मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो खुद कटघरे में आ जाती भाजपा। और स्पेसिफिक विभाग या नाम नहीं आते। हाँ, कम से कम वो नहीं आते। लेकिन जिन विभागों में गड़बड़ी हुई, जैसे महिला बाल विकास में कुपोषण के हमने देख रहे हैं कि कितने बच्चे मर गए हैं। अभी ताज़ा मामला है, हर साल कुपोषण में के बच्चों, हजारों बच्चों की मौत हो जाती है मध्य प्रदेश में। कुपोषण के मामले में हम फिसड्डी हैं, मतलब अन्य राज्यों की तुलना में। और वहाँ का पैसा किस तरह से भ्रष्टाचार करके वहाँ पहुँचाया जाता है या उसका दुरुपयोग किया जाता है, काला धन बनाकर उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो छापे में क्लियर हो गए। जैसे आपको याद होगा कि एक दीपाली रस्तोगी ने एक वो लिखा था लेख, बहुत चर्चा में आया था उस टाइम पे, कि किस तरह से नौकरशाही काम करने लगी है आज की तारीख में, अफसरशाही कैसे काम करती है। उनका काम है जनता की सेवा करने का। बिल्कुल। तो वो ऐसे इंतजाम करें कि लोगों को आसानी से सेवा मिल जाए, मतलब जनता के नौकर हैं वो, लेकिन वो राजनेताओं के नौकर बनकर रह गए हैं। उनके लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने अगली पोस्टिंग के लिए वो किस तरह से उनके आगे बिस जाते हैं और काम करते हैं, ये उसका भी एक नमूना है। बिल्कुल। तो इसमें निश्चित तौर पर आगे कार्रवाई होगी। बड़ा खुलासा हुआ है इसमें, जब कहीं आग लगती तभी धुआं उठता है। तो ये तो सच्चाई है कि मिलीभगत है। अब तक हम कहते थे कि अफसरों का, नेताओं का और माफियाओं का गठजोड़ होता है। ये सब अभी सामने बड़े अधिकारी, मनोज जी, पहले इससे पहले ऐसे आए नहीं, सामने मामले नहीं आए हैं। बिल्कुल। ये मामला एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें एडीजी रैंक के 3 अधिकारी हैं, एक एसपी स्तर के अधिकारी हैं, मतलब बड़े अधिकारी जिन पर और नामजद कहा गया है। पहले तो ये था कि चलिए कि कुछ अफसरों पर है, जांच करी एफआईआर, इसमें तो नामजद कहा गया है। तो मतलब प्रथम दृष्टा नामजद आया है, तो प्रथम दृष्टा ये तो साबित है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, तभी नाम सामने आए हैं। और जैसे कहा है आयोग ने कि राज्य सरकार जांच करे, ईओडब्ल्यू जांच कराए उसकी। आयोग ने कोई वो नहीं कहा, जो प्रथम दृष्टया जांच में आ गया है कि इन्होंने ऐसा काले धन का उपयोग किया है, इस तरह से आया था, वो तो इनकम टैक्स के छापों की रिपोर्ट के आधार पर ये अनुशंसा की गई है राज्य सरकार को। बिल्कुल। और राज्य सरकार अब इसमें एफआईआर करेगी। 2 स्तर पर इसकी जांच होगी। एक तो ईओडब्ल्यू जांच करेगा मनोज जी, जैसे प्रभु जी ने कहा, सीबीआई भी इसकी जांच कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि ये दिल्ली तक का मामला है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक का मामला है और बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जांच निष्पक्ष हो। और इस कारण मुझे लगता है कि सीबीआई भी इसकी जांच कर सकता है, ईओडब्ल्यू तो करेगा। और शासन भी विभाग स्तर पर भी, जैसे पुलिस महकमे का मामला है तो पुलिस विभाग भी एक विभागीय जांच करेगा, तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। क्या है कि अधिकारियों में अब नौकरशाही में डर खत्म हो गया है रिश्वत का, रिश्वत लेने का और देने का। काका हथरसी की कविता है, आपको मशहूर कविता है, आपको याद होगी कि क्यों डरता है बेटा रिश्वत लेकर, तू भी छूट जाएगा रिश्वत देकर। तो ये डर जो है ना खत्म हो गया है कि हमने लिए, हम भी छूट जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस कारण नौकरशाही यहाँ तक पहुँच चुकी है। प्रभु जी, नौकरशाही की एक बात और एक दिलचस्प बात है, क्योंकि वो एक किस्सा आपको भी पता होगा कि जब हम साथ थे कि एक राजस्थान की एक खबर थी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के एक दिवस के दिन अधिकारी भाषण देता है और उसके 1-2 घंटे बाद वो रिश्वत लेते पकड़ा जाता है। इस केस में एक दिलचस्प साम्यता ये है कि अरुण मिश्रा की हम बात करें तो एसपी लोकायुक्त उज्जैन रहते हैं, इंदौर रहते हैं, ताबड़तोड़ छापेमारी करते हैं और मध्य प्रदेश में हीरो की तरह उनको पेश किया जाता है कि ये देखिए करप्शन के खिलाफ है ये। सुशोभन बनर्जी की बात करें, साउथ की कई पिक्चरों में हीरो रहे हैं, जांच एजेंसी में जो करप्शन के खिलाफ जो आर्थिक अपराध मामलों की जांच करती है। तीसरे अधिकारी की हम बात करें बी मधु कुमार बाबू, जो कैमरे में भी कैद हुए थे पैसा गिनते हुए। और जिस जांच की हम बात कर रहे हैं वो इसलिए दिलचस्प है क्योंकि सीबीआई है बड़ी एजेंसी, क्योंकि उनकी जांच एक एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी कर रहा है। पुरुषोत्तम शर्मा सस्पेंड हो जाते हैं पत्नी के साथ मारपीट में, लेकिन एक अधिकारी जो रिश्वत लेते कैमरे में कैद है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो आपको लग रहा है कि वो वक्त आ गया है कि एकदम ठोस और कठोर कार्रवाई की जाए, और ये लोग जो जिस प्रकार से रोल मॉडल बनने का दिखावा कर रहे हैं इनकी बारीकी से पड़ताल की जाए कि इनके पर्दे के पीछे का सच क्या है, क्या इनकी योजना है और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं नेक्सस बनाकर। बिल्कुल मनोज जी, इसकी बारीकी से पड़ताल होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब पहले की तुलना में अनुसंधान ज़्यादा तेज हो गया है, बिल्कुल अच्छा अनुसंधान होने लगा है, तो कार्रवाइयाँ भी उसको लेकर दिखाई देने लगी। हम इसी मध्य प्रदेश की बात करें, जब दिग्विजय सिंह सरकार थी तो एक जबलपुर मढ़ोताल भूमि घोटाला हुआ था जो अधिकारियों मंत्रियों की मिलीभगत से हुआ था। बिल्कुल। इसके बाद यदि उसके बाद के मामले भी देखते हैं तो लोकायुक्त में मंत्रियों के खिलाफ तमाम शिकायतें दर्ज की गई भ्रष्टाचार की, अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन किसी भी बड़े अधिकारी को आज तक कोई सजा नहीं हुई। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जांच अधिकारी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं बचाने का काम किया जाता है। एक रमेश ठेटे उदाहरण है मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर जो रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए थे, सस्पेंड हुए, बर्खास्त हुए, सेवा उनकी समाप्त कर दी गई,
वो फिर बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए और उसके कभी बाद जो किसी जिले में कलेक्टर नहीं बन पाए। हाँ, किसी जिले में कलेक्टर नहीं बना और जब वो वापस सर्विस में आए तो उसके बाद उनके 15-16 मामले उनके ऊपर और फिर भ्रष्टाचार के लग गए जो उनकी उज्जैन की पोस्टिंग के दौरान। बिल्कुल। तो इस तरीके के मामले हैं कि आपने यदि भ्रष्टाचार किया तो आपको पता है रास्ते जो अभी ब्रजेश जी ने काका हाथरसी की कविता सुनाई कि रिश्वत देकर आप लेते पकड़े जाते हैं तो रिश्वत देकर छूट भी जाएंगे, तो वही मामला है। अधिकारी एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, इन सर्विस वो भाईचारा निभाते हैं, गड़बड़ियों को ढांक लेते हैं, तो इसलिए बच जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जिस मामले में अब कोई बचाव का रास्ता नहीं है। एक और चीज मैं इसी में आपको रोक रहा हूँ प्रभु जी, कुछ ऐसे विभाग में जैसे पीडब्ल्यूडी की बात करें कि मध्य प्रदेश में सड़कों का जो जाल बिछा था, लेकिन अब जो उसकी हालत है, कहा यह गया था कि पैसा नहीं है, सड़कों का मेंटेनेंस नहीं हुआ, लेकिन अब खबरें आ रही है कि पीडब्ल्यूडी मत से गया। एक और महत्वपूर्ण विभाग का नाम आया नगरीय प्रशासन का, जिसके मंत्री थे जयवर्धन सिंह। तो जांच की यहाँ दिग्विजय सिंह तक जाती दिख रही, क्योंकि इसलिए भी ये मौजूद सवाल है क्योंकि जो भोपाल का मास्टर प्लान बना था जिसको लेके कई आपत्तियाँ, ये कहा गया था कुछ बिल्डरों की साठगांठ से इसको पूरा तहस नहस करने की स्थिति है। बड़े तालाब के आसपास का इलाका या जो ग्रीन जोन है भोपाल के आसपास जहाँ बागों का क्षेत्र है, तो ये जाँच की आज अगर ईमानदारी से हुई तो कुछ अफसर के साथ साथ मंत्रियों पर भी तत्कालीन पर गाज गिरना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर मनोज जी जब जांच आगे बढ़ेगी तो और भी बहुत लोग लपेटे में आएंगे। और हमें याद है कि पिछली जो कमलनाथ सरकार थी उसमें चंद मंत्रियों के पास ही पावर था। बिल्कुल। जिन विभागों से कमाए हुए वहाँ जरूर कह सकते हैं उनमें से कुछ मंत्रियों के हाथ में सीधे सरकार विभाग की जिम्मेदारी थी। जैसे आपने नगरीय प्रशासन विभाग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता था क्योंकि दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं। लेकिन बाकी जो मंत्री हैं कमाई वाले, वो केवल नाम के लिए मंत्री बैठा दिए गए थे, उनका काम कोई और कर रहा था। इसीलिए तो मंत्री जो कांग्रेस छोड़कर गए तो वो चलो चलो वाला जो एक जुमला उन्होंने बताया कि चलो चलो कहा जाता था, समय नहीं, इसलिए वो चलो चलो उनको किया जाता था, इसलिए ओएसडी की संख्या भी ज्यादा थी। जी, इसके पहले जो आप बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अरुण मिश्रा की बात की जाए कि वो एक आइकॉन बनकर उभरे या और अधिकारी, तो हमें याद है एक पटना के कलेक्टर हुआ करते थे गोस्वामी जी, गौतम गोस्वामी। अटल बिहारी पटना में भीषण बाढ़ आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, उनको पुरस्कृत भी किया गया, बड़ा सम्मान उनका हुआ, देश भर में नाम हुआ। किस्सा है कि जब उप प्रधानमंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी तो समय खत्म होने पर उनके मुंह के आगे से माइक हटा दिया था कि समय ओवर हो गया। तो वो अधिकारी आखिर में उसी घोटाले में जिसको लेकर उनको इनाम मिले थे, उसी मामले में, उसी राहत कार्य के मामले में पटना की बाढ़ के उनको ऐसी फंसे वो कि अंततः उस दुनिया से ही चले गए, वो जेल में उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके के मामले हैं कि आप यदि किसी को कोई भी व्यक्ति का महिमा मंडन करते हैं तो उसके पूरे काम को समग्र तौर पर आंकना चाहिए, केवल एक दृष्टि से या एक पक्ष को न देखा जाए। क्योंकि आप जब कोई ऊंचाई पर चढ़ता है, हमने देखा हेमा मालिनी या अमिताभ बच्चन ऐसे बड़े बड़े जो फिल्म कलाकार हैं जिनका बड़ा रसूख रहा, उनके इनकम टैक्स के छापे पड़े, उनकी बाथरूम के अंदर से भी नोट निकलते देखे गए थे, ऐसी भी खबरें आई थी। तो इस तरीके का होता है, जब उत्कर्ष पे होते हैं तो बहुत सारी अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी होती हैं। और ये जिंदगी का उसूल है मनोज जी, आज तक कहीं नहीं दिखा कि कोई आदमी अचानक ही धनवान हो जाए। बिल्कुल। किसी को गड़ा खजाना भी मिलता है तो वो इस तरीके का नहीं मिलता कि जिस तरीके से अचानक वो धनवान हो जाए। यदि आप इस तरीके कहीं हैं तो कहीं ना स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं आपके पीछे, और उसको सरकार को इसको रोकने के लिए काम करने अलग अलग एजेंसियां बना रखी। लेकिन उन एजेंसियों में जो पैसे देकर पदस्थापना होने लगे तो स्वाभाविक तौर पर कि जो आदमी पैसे देकर गया वो उससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगा। हम पिछली सरकार में देखा, वहाँ तो 6 महीने का कार्यकाल होता था। बिल्कुल। आपने पैसे देकर पोस्टिंग कराई, 6 महीने में जितना कमा सकते हो कमा लो, यदि नहीं कमा पाए तो आप फिर लूप लाइन में चले गए। ये 6 महीने में आपने उससे अच्छी पोस्टिंग के लिए पैसे कमा लिए तो अब उससे अच्छी जगह जा सकते हैं। तो इस तरीके का एक जो खेल चल रहा था, शायद उसी का ये नतीजा है कि इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ। यदि आटे में नमक की तरह काम होता जैसा कि आमतौर पे चलता रहता है तो शायद ये चीज़ें सामने नहीं आती। और बार बार यदि ये मामला आ रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो ये मान के चलना चाहिए कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी, इसलिए ये मामला इतना उजागर हुआ है। यदि गड़बड़ी नहीं होती तो शायद इतने अधिकारी और साथ में न फंसते। और अब तो शिवराज सरकार को वो काम करना चाहिए जो शिवराज सिंह ने अपने पिछले कार्यकाल में किया था। बिल्कुल। जब जो एसआर मोहंती हैं उनके खिलाफ एक मामला था, उसको लेकर उन्होंने उनको बर्खास्त करने तक की सिफारिश कर दी थी। हालांकि वो बाद में केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिली, वो वापस रजिस्ट्रेट हो गए सस्पेंशन के बाद और चीफ सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे। लेकिन चूंकि सरकार के पास पावर है, राज्य सरकार के पास, कि वो इन 3 जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं इनको बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकती है, जो राज्य सेवा के अधिकारी हैं उनके खिलाफ वो एक्शन ले सकती है। तो इससे एक सबक मिलना चाहिए अधिकारियों को कम से कम, कि जो राजनीतिक गठजोड़ से ऊंचे पदों पर पहुँचते हैं या इस
तरीके के घपले घोटाले में सहभागिता करते हैं। बिल्कुल बड़ी बात है, सबक मिलना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है ब्रजेश जी की, अगर हम बात करें पॉलिसी मैटर की, रेत के नाम आ रहा है, रेत की पॉलिसी बदल दी गई थी। आबकारी में हो सकता है कुछ नाम वजह, हमने देखा कि आबकारी की पॉलिसी बदल दी गई थी। ये वो पॉलिसियाँ थी, हमने देखा पोषण आहार में कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ये आपको नहीं लगता कि पूरे के पूरे जो जितने प्रकार के विभाग हैं, उन जिन में पॉलिसियां बदली गई थी उनका पूरा रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि कहाँ लूप होल से थे उनको बदला जाए। हमने देखा कि पोषण को जो पॉलिसी उसमें चेंजेस हुआ है, रेत की पॉलिसी में कुछ अभी चेंजेस हुआ है। तो पूरा जो पिछले कार्यकाल की जो सरकार की ओर से कहा गया था कि मंत्रियों की कमेटी बन गई थी, भ्रष्टाचार की जाँच करेगी, वो कर देना चाहिए। और एक जो सुझाव नरेंद्र सलूजा ने दिया है कि इतने समय बाद जो जाँच क्यों हो रही है, तो एक सरकार को ये भी कर देना चाहिए, जो व्यापम के जितने मामले चल रहे हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए कि बहुत पुराने हो गए, 7-8 साल हो गए हैं और इतने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। यदि नरेंद्र सलूजा जी की बात करें मनोज जी, तो फिर तो किसी को सज़ा होगी नहीं कि 1 साल में ही पूरे मामले में उन्होंने कहा गड़े मुर्दे हो गए हैं। साल भर पुराना मामला है, साल भर भी पूरा नहीं हुआ, तो साल भरों तो यहाँ तो कोर्ट में लंबे 10-10, 20-20 साल तक, दशकों तक मामले चलते रहते हैं। तो फिर वो मामले खत्म कर देना चाहिए। जैसे आपने कहा व्यापम का मामला भी खत्म कर देना। तो फिर कांग्रेस ही हर चुनाव में क्यों व्यापम का मामला उठाती है, डंपर का मामला उठाती है? बिल्कुल। तो ये गड़े मुर्दे नहीं होते, ये एक प्रक्रिया होती है। जिस तरह से एक प्रक्रिया से चलता हुआ मामला यहाँ तक पहुँचा है और आगे की प्रक्रिया से बढ़ते हुए और आगे तक पहुँचेगा। और तमाम लोग, जैसे आपने भी कहा कि और मंत्री भी आएंगे उसके दायरे में और ऊंचे लोग भी आएंगे, लेकिन अभी जिनके नाम आए हैं, जिनके प्रथम दृष्टया नाम आए, उनके इसलिए सामने आ गए और नाम भी बढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है कि बड़े लोग नाम हो, दिल्ली के लोग नाम हो, जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही हो। बिल्कुल। तो इसमें कुछ भी संभावना होती है। पुलिस की जांच निरंतर जब चलती है मनोज जी, तो उसमें अपडेट होता चला जाता है, एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जाती हैं। तो अभी तो ये नीचे की कड़ियां हैं, कड़ियां जब जुड़ेंगी तो ना जाने कहां तक जाएंगी, वो दिल्ली तक जाएंगी या 10 जनपद तक जाएंगी, ये तो किसी को पता नहीं है। बिल्कुल, ये तो आगे की जांच में ही तय होगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह अच्छा मौका है शिवराज सरकार को 20-50 का जो फार्मूला मोदी सरकार ने दिया है उस पर अमल करने का, और इस तरह से एक सख्त प्रशासक और एक नई छवि गढ़ने का कि हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे अधिकारियों को हम रहने नहीं देंगे। जो सरकार ने ही फार्मूला बनाया है, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बड़ी तादाद में निपटाया है, बिल्कुल घर बिठा दिया है। तो पिछली यही शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में क्लीन चिट दी थी कि हमारे यहाँ ऐसे कोई अधिकारी नहीं है जिन भ्रष्ट हों या जो काम करने लायक नहीं हो या सिस्टम के लायक नहीं हो। लेकिन क्या ऐसा 15 माह में हो गया है कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी आ गए? यदि ऐसा है तो ऐसे अधिकारियों को घर बिठा देना चाहिए ताकि एक बार फिर सिस्टम दुरुस्त हो जाए और अन्य आने वाली जो नई पीढ़ी है, नए अधिकारी हैं जो नए IAS IPS बन के आ रहे हैं, उनके लिए सबक हो कि भविष्य में वो इस तरह की गड़बड़ियां ना करें, किसी राजनीतिक दल के पिट्ठू ना बने, उनके लिए काम ना करें, जनता के लिए काम करें। जनता के सेवक हैं वो, जनता के नौकर हैं, उनके लिए चुने जाते हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं कि भाई उनके लिए सही व्यवस्थाएं लागू करें, ऐसा सिस्टम बनाएं कि आम लोगों को परेशानी ना हो, ना कि ऐसा सिस्टम बनाएं कि बड़े लोगों को, राजनेताओं को फायदा हो और गरीब जनता पिसती रहे। बिल्कुल बड़ी चीज़ है। आप दोनों ने जो सुझाव दिए, निश्चित तौर पे अगर लगता है सरकार इस पे अमल करेगी तो एक अच्छा संदेश जाएगा समाज में भी, अफसरों के बीच भी। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जांच की ये आँच कहाँ तक जाएगी? कमलनाथ के जितने कई सारे जो करीबी हैं वो, उनके तक ये जांच की आँच पहुँची है। अफसरों के लिए एक बड़ा सबक है कि अगर आप राजनीतिक दलों की सुनिए, लेकिन अपने जो विवेक है या जो आपका सिस्टम बना हुआ है, जो आपके रूल बने हुए हैं, जो आपकी तमाम तरह के नियम हैं, उस पर चलिए। क्योंकि नेता तो 5 साल के लिए चुना जाता है और अब तो वो दौर भी ख़त्म हो गया कि 5 साल के लिए चुनी सरकारें 5 साल चले भी, वो पहले भी चली जाती हैं। लेकिन अफसरों को ये पता होना चाहिए कि उनको 60 साल की उम्र तक नौकरी करना है और उनके जो वेतन भत्ते और बाकी का इंतजाम है वो जनता की गाड़ी कमाई से, टैक्स जो मिलता उससे होता है, नेताओं के पास से नहीं होता है। तो जिस दिन ब्यूरोक्रेसी इससे सबक लेगी, और नेताओं को भी सबक लेना चाहिए कि जिस जनता ने उनको भरोसे के साथ चुना है उस पर वो खरा उतरें, उस जनता की उम्मीदों पर पूरा करें और जनता को जो सब्ज बाग दिखाते हैं उसको पूरा करें। और शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा के लिए एक बड़े ऐतिहासिक ये मौका हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से माफिया को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो रही है, गृह मंत्री के आदेश पर जिस प्रकार से भू माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी गृह मंत्री लगातार संभागों में जाके नक्सली और बाकी लोगों को खिलाफ जो कार्रवाइयों को एक्शन दे रहे हैं, वो इस मामले में भी उन्होंने कहा कि एक्शन होगा। और अगर ईमानदारी से एक्शन हुआ और जिन लोगों की संभावना इसमें फंसने की, उन सब पर एक्शन की जांच की आंच पहुंची, तो ये मध्य प्रदेश के लिए भी भले का दिन होगा और पूरे देश में इससे एक संदेश जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा अगर करप्शन के साथ चलेंगे या नेताओं के पिट्ठू बनकर उनके कहे के नाम से चलेंगे तो आपके लिए अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी।
नमस्कार।